चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी बिल्ट इन फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक वीडियो में हम लोग पूरी स्ट्रिंग के कंसेप्ट को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज का टॉपिक। टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। अगर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर की बात करें, बेसिकली यहाँ डिफाइन किया हुआ है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कहने का मतलब होता है कि एक यूनिवर्सल कोड होता है बेसिकली। तो जो भी कैरेक्टर होगा जिसको हम एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कोई सा भी कोड के फॉर्म में होगा, उसे हम लोग बेसिकली कैरेक्टर बोलते हैं और उसका जो सीक्वेंस होगा वो स्ट्रिंग कहलाता है। अब अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो हमें बेसिकली ये यूनिकोड और इस तरह की किसी चीज से मतलब नहीं है। सीक्वेंस का मतलब, हमें स्ट्रिंग का मतलब सीधा ये समझना है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा। तो स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर्स इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर वर्ड जो है वो स्ट्रिंग कब होगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोग आइदर सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क या ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। हमने डेटा टाइप वाले इंट्रो वाली वीडियो में भी हमने देखा था कि स्ट्रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन वे होता है, सिंगल और डबल कोटेशन मार्क और ट्रिपल कोटेशन मार्क। तो सिंगल और डबल कोटेशन मार्क में बेसिकली हम लोग सिंगल लाइन वाली स्ट्रिंग यूज करते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का यूज करके। और जो हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बेसिकली ऐसा स्ट्रिंग जिसको हमें मल्टीपल लाइन लिखना होता है। तो मल्टीपल लाइन लिखने के लिए हमें ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज करना होता है। और ये ट्रिपल कोटेशन मार्क जो है बेसिकली सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क दोनों का यूज करके बना हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल बेसिकली स्ट्रिंग के ही हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट स्ट्रिंग की, तो इस str1 नाम का वेरिएबल है और इसमें वैल्यू जो असाइन किया गया है पाइथन, और ये सिंगल कोटेशन मार्क में है, तो मतलब ये स्ट्रिंग है। जो दूसरी स्ट्रिंग है str2, str2 की वैल्यू भी पाइथन है, लेकिन इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो डबल कोटेशन मार्क से, यानी ये भी स्ट्रिंग है। और बेसिकली स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों ही सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4 की, तो स्ट्रिंग 3 में बेसिकली क्या है, ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज किया हुआ है और ट्रिपल कोटेशन मार्क सिंगल सिंगल कोट्स है। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये दो लाइन में है। तो बेसिकली ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, जिसमें हमने क्या किया है कि मल्टीपल लाइन में ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज करके स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही str4 की अगर हम बात करें, तो ये भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, जो डबल कोटेशन मार्क है वो 3 टाइम्स यूज हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी तरीके से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि कौन से स्ट्रिंग के लिए हमें कौन सा कोटेशन मार्क यूज करना है। ये बेसिकली स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन ही था कि कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग को पहचान सकते हैं कि वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ टर्म यहाँ पर दिया हुआ है। टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, तो एक टर्म है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर
और व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बेसिकली कैसे होता है, तो कीबोर्ड में कुछ बटन होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं तो स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेस क्रिएट होता है, इसको हम लोग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। और हर एक व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को हम लोग वन कैरेक्टर काउंट करते हैं। जैसे स्पेस जो है, हम लोग अगर स्पेस बार क्लिक करते हैं तो स्पेस आपका वन व्हाइट स्पेस है। ऐसे ही टैब से व्हाइट स्पेस क्रिएट होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर से स्पेस क्रिएट होता है। तो बेसिकली ये सारे जो हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर हैं। और व्हाइट स्पेस कैरेक्टर भी कभी भी हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ अगर निकालते हैं, स्ट्रिंग में एलिमेंट की काउंटिंग करते हैं, तो ये व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को बेसिकली काउंट करना होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडेक्सिंग का। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, तो स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग होता है, स्ट्रिंग या किसी भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप जो है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या फिर टपल हो, हर किसी में जो इंडेक्सिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। अगर हम इंडेक्सिंग टर्म को डिफाइन करें तो बेसिकली इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू। अगर हम स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग की बात करें तो बेसिकली इंडेक्सिंग जो होता है एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जो इंडेक्स होता है बेसिकली, इंडेक्स को हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और इसको बेसिकली हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का नाम देते हैं। जैसे अगर हम इंडेक्सिंग में लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करें, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर है पाइथन। अब यहाँ से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो पहला इंडेक्स की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरह से क्या है कि पहली स्ट्रिंग जो होती है, पहला मतलब इंडेक्स वैल्यू वो 0 होता है, और लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो होती है n-1। मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे उससे एक कम होगा, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। The index can also be an expression including variables and operators, but the expression must evaluate to an integer। मतलब जो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है, तो इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होता है कि हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू में होता है, और न्यूमेरिक वैल्यू भी जो है कई बार इंडेक्सिंग को हम एक्सप्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, वेरिएबल ऑपरेटर का यूज करके भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, उसको इवेलुएट करने के बाद हर हाल में इंटीजर आना चाहिए। तो इस तरह से इंडेक्सिंग कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, तो डिफरेंट तरीके के इंडेक्सिंग देख करके नहीं घबराना है। एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी इंडेक्सिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो इंडेक्सिंग होती है, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के बाद उसकी वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। कंसेप्ट आता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग का। अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को ही। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बेसिकली क्या है, इसका अल्टरनेटिव जो नाम है वो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्योंकि इसमें जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं बेसिकली लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, और फर्स्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो 0 है, सेकेंड कैरेक्टर का इंडेक्स 1 है, और ये इंक्रीज हो रहा है कहाँ तक, तो n-1 तक। मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। दूसरा, इसी इंडेक्स की वैल्यू जो है हम राइट साइड से जब काउंट करते हैं तो राइट साइड से हमें -1 से काउंट करना होता है, और ये -1, -2, -3, इस तरह से जो लास्ट कैरेक्टर है वहां तक जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। लेकिन ध्यान रहे कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, लेफ्ट टू राइट,
लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग में क्या है, राइट टू लेफ्ट हम लोग काउंट करते हैं और फर्स्ट जो मतलब कैरेक्टर है, स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है उसको हम इंडेक्स देते हैं -1। तो ये वैल्यू जो है ये चेंज होते रहती है, और चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसको निगेटिव इंडेक्सिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये तो स्ट्रिंग में कंसेप्ट था फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग का। यही सेम कंसेप्ट लिस्ट और टपल में भी होता है, जहां पर भी सीक्वेंस की बात होती है हर जगह दो डायरेक्शन में इंडेक्सिंग होती है। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, किसी भी इंडेक्स के हेल्प से हम लोग उस इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जैसे है str इक्वल टू पाइथन। मतलब क्या है, str नाम का एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है पाइथन। तो इसका मतलब क्या है कि पाइथन नाम का तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग दिया हुआ है बेसिकली इसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें क्या है, हम इंडेक्स की हेल्प से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर अपने आप में स्ट्रिंग का एक एलिमेंट है, एक कैरेक्टर है। अगर str1 लिख करके मतलब वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर इंडेक्स लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से रिलेटेड जो भी वैल्यू होगा वो एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, str0, तो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है p, मतलब p यहाँ पर एक्सेस हो गई। रिजल्ट जो प्रिंट कर रहा है वो कर रहा है p, और p को हम चूंकि कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो इसीलिए स्ट्रिंग का पार्ट भी जो होगा वो भी स्ट्रिंग ही होगा, सब स्ट्रिंग होगा। तो इसलिए उसे हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी पे अगर जीरो की जगह -6 लिखा हुआ होता, तो -6 भी क्या है, p को ही डिनोट कर रहा है, तो इससे भी p प्रिंट होता। मतलब हर एक एलिमेंट की क्या है, दो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू, एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है। तो निगेटिव या पॉजिटिव जो भी रहे उसकी हेल्प से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक हमने स्टेटमेंट देखा था कि जो भी इंडेक्स की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकती है। तो दूसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, str1 इक्वल टू पाइथन str1 और 2 प्लस 3। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको इवेलुएट करने के बाद 2 प्लस 3 इवेलुएट करने के बाद 5 बन रहा है, यानी कि 5 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। इट मींस ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स वैलिड है। इसका मतलब कि str1 और 5 हो गया इवेलुएट करके, तो str1 और फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट होगी। तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है n, तो इसलिए आउटपुट में n आ रहा है। इसी जगह पे अगर 2 माइनस 3 होता, तो 2 माइनस 3 से भी क्या होता, 2 माइनस 3 का रिजल्ट होता है -1। इसका मतलब क्या है कि -1 इंडेक्स हो गया, और -1 इंडेक्स पे भी ये जो वैल्यू है 5 है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंडेक्स सेम हो गया। तो इस केस में यहाँ से भी जो आएगा वो n आएगा आउटपुट। तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग की वैल्यू हो या फिर निगेटिव इंडेक्सिंग की वैल्यू हो, दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए आउटपुट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्लाइसिंग। अगर हम स्लाइसिंग टर्म को देखें तो स्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करते हैं। मतलब एक कंप्लीट स्ट्रिंग है और उसमें से हम लोग अगर कुछ पर्टिकुलर पार्ट को अलग कर दें, तो इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली कहते हैं स्लाइसिंग। हम एक कंप्लीट पार्ट को कट करके निकालते हैं, तो डेली लाइफ में भी अ, जो वर्ड होता है वो स्लाइसिंग ही यूज किया जाता है।
तो वहां से ही लिया गया है स्लाइसिंग वर्ड को। बेसिकली स्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सब स्ट्रिंग को, और जो गिवन स्ट्रिंग होगा उसमें से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज होता है, और उस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं कॉलन ऑपरेटर। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर को। अगर स्ट्रिंग स्लाइसिंग की इंडेक्स की मतलब सिंटैक्स की बात करें, तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रिंग हम लोग लिखेंगे, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उससे रिलेटेड वेरिएबल का नाम होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट, एंड और स्टेप की वैल्यू देंगे। सेम प्रोसेस जैसे हमने फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन के लिए किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। जैसे वहां था स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, यहाँ पर भी स्टार्ट, एंड और स्टेप है। इसको हम स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें स्टार्ट वैल्यू की, तो स्टार्ट बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग होता है। मतलब जो हम सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे, सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होगी, ये जो है ये स्टार्ट नाम का इंडेक्स जो है वो डिफाइन करेगा। जो स्टार्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्लूसिव होती है, मतलब हम लोग कभी भी सब स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसमें स्टार्ट की वैल्यू इंक्लूड होगी। नेक्स्ट है एंड। एंड बेसिकली क्या होता है, एंडिंग इंडेक्स होता है किसी भी सब स्ट्रिंग का, और एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। एंडिंग इंडेक्स को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। जो स्टेप होता है, स्टेप बेसिकली क्या है कि दो स्ट्रिंग के बीच का, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है, यानी स्टेप की वैल्यू 1 होती है। अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। अब ये सेम कंसेप्ट रेंज वाला था। हम लोग अब इसको कंडीशन को अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद इसका हम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केस का एग्जांपल लेकर के। जो हमारी स्ट्रिंग दी गई थी एग्जांपल स्ट्रिंग पाइथन, बेसिकली यही पाइथन स्ट्रिंग यहाँ पर यूज किया हुआ है। पाइथन, और पाइथन स्ट्रिंग का यूज करके ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। अगर बात आती है इसकी इंडेक्सिंग की, तो हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स अगर करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्स जो होगा वो होगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में। अब केस 1 को हम लोग देखते हैं। केस 1 में क्या है, प्रिंट करना है क्या चीज, तो str नाम का एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है पाइथन। पाइथन वाली स्ट्रिंग से हमें क्या करना है, ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है, कॉलन है और 3 है। तो कॉलन के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रखी है। और ध्यान रहे कि जब एक ही वैल्यू दे रखी होगी, इट मींस जो इंडेक्स है वो स्टॉप का इंडेक्स है, एंडिंग इंडेक्स है। अगर दो वैल्यू होगी इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है। अगर तीनों वैल्यू होगी इसका मतलब है कि स्टार्ट, एंड और स्टेप तीनों ही दिया हुआ है। मतलब इसमें एंड जो है वो मैंडेटरी है, स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल है। स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को देखेंगे। तो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कॉलन और 3।
इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है। तो स्टार्टिंग वैल्यू जब कुछ नहीं दे रखी है तो मतलब जो स्ट्रिंग होगा वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, यानी कि पी वाई और टी। पी वाई टी मतलब 0 1 2 वाली इंडेक्स इसमें इंक्लूड हो गई, और जो 3 है तो एंडिंग इंडेक्स चूंकि इंक्लूड नहीं होती है तो ये एच आउटपुट में इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे केस 2 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1:4। इसका मतलब 1 जो है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है और 4 एंडिंग इंडेक्स है। इसका मतलब इंक्लूड क्या होगा, 1 2 और 3। तो 1 2 3 तीनों इंक्लूड होगा। इसका मतलब क्या है, 1 2 और 3 इस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम केस 3 की बात करते हैं, तो केस 3 में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 0 5 और 2। तो 0 5 और 2 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे रखी है, एंडिंग वैल्यू 5 दे रखी है, लेकिन स्टेप की वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या है कि हमें लगातार सारे कैरेक्टर को नहीं लिखने हैं, 2 से गैप करके लिखना है। मतलब इसमें क्या इंक्लूड होगा, 0 5 2 में 0 हम लोग इंक्लूड करेंगे, 0 के बाद 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा, 2 के बाद फिर 2 अगर हम ऐड करते हैं तो 4 होगा, और 5 तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। तो मतलब 0 2 और 4 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो 0 पे यहाँ वैल्यू है p, 2 पे वैल्यू है t और 4 पे वैल्यू है o। तो इसका आउटपुट आ गया pto। अब अगर हम बात करते हैं केस 4 की, तो केस 4 में बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है -5 और एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है -1। तो इस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमें -5 इंक्लूड करना है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पर -5 के बाद -4 हमें लेना है, -3 लेना, -2 लेना। तो -5 -4 -3 और -2 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब -5 पे y है, -4 पे t है, -3 पे h है और -o पे -2 पे o है। तो इसका आउटपुट आ रहा है YTHO। अगर हम केस 5 की बात करें, तो केस 5 में क्या है, -4 -1 है और -4 है। तो अगर हम -1 की बात करते हैं तो -1 से हमें फिर क्या करना है, -4 पे पहुंचना है। तो -1 के बाद तो मतलब जैसे स्टार्टिंग वैल्यू -1 हो गई, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है दी हुई है। तो इस केस में क्या होगा, ये रिवर्स में जाएगा। जैसे -1 है तो स्टार्टिंग वैल्यू -1 हो गई और एंडिंग वैल्यू -4 हो गई। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तो बिल्कुल रिवर्स में जा रहा है, तो यहाँ से कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये रेंज बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही है, ना ही स्टेप की वैल्यू है। और -1 के बाद जो है, -1 के बाद -2 -3 -4 बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिवर्स डायरेक्शन का यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केस 6 की, तो केस 6 में क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 0 दे रखी है, एंड की वैल्यू -5 और स्टेप की वैल्यू -1। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो बेसिकली कैसे होगी, -1 से स्टार्ट होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग का स्टेप पॉजिटिव में होता है तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से
आउटपुट लिखना होता है। जैसे अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे केस 4 में, तो -5 है यहाँ पर और स्टॉप -1 है, लेकिन स्टेप की वैल्यू कुछ नहीं है। तो स्टेप की वैल्यू 1 है, मतलब हमारा जो मूवमेंट होगा वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए आउटपुट में YTHO आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली स्टॉप दिया हुआ है और स्टेप की वैल्यू -1 दे रखी है। तो -1 यानी कि हमें निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, और निगेटिव डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो हो रहा है वो हो रहा है -1 से, फिर -2, देन -3, -4 और -5 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो -5 जब इंक्लूड नहीं होगा तो इस केस में क्या है कि हमें जो भी वैल्यू इंक्लूड करनी होगी वो बेसिकली -4 तक ही इंक्लूड करनी होगी, और -4 तक के केस में यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पर -1 की वैल्यू पहले आएगी, -2 की वैल्यू उसके बाद आएगी, उसके बाद ये h और उसके बाद t। तो मतलब स्टेप निगेटिव होने से क्या हो रहा है, जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो निगेटिव डायरेक्शन है। अगर हम केस 5 की बात करें तो इंडेक्स हमारा निगेटिव में था, -1 से -4, -1 से -4 हम मूव कर भी सकते थे, लेकिन चूंकि इंडेक्स नहीं दिया हुआ था निगेटिव में, तो इसीलिए मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, इसलिए रिजल्ट जो है वो ब्लैंक आया। अगर केस 7 की बात करें तो केस 7 में स्टार्टिंग वैल्यू स्किप कर रखी है और -5 दे रखी है, स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी नहीं है, एंडिंग वैल्यू -5 है, और स्टेप जो है वो स्टेप नहीं दे रखा है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होगा बाय डिफॉल्ट 1 होगा, और 1 के लिए फिर हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। अब यहाँ पर क्या है कि जब स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन पे स्टार्टिंग पोजीशन पे जो वैल्यू होगी ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी। जैसे ये स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर हमने क्या किया, इस केस में लिख दिया P। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं है, तो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर P है, और P क्यों है, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स पे यहाँ पर अवेलेबल है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें -5 की, तो -5 क्योंकि इंक्लूड नहीं हो सकता, इसलिए आउटपुट जो है वो सिर्फ P आ रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली ये सारा केस जो है, ये सारे ही केस इस तरह से ही वर्क करते हैं। इसमें एग्जाम्पल का अगर देखा जाए तो अलग अलग एग्जाम्पल को कंसीडर करके हमने अलग अलग कंसेप्ट पढ़ा है। एक बार हम लोग कंसेप्ट को समराइज कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो। इसमें क्या है, स्टेप की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और स्टार्टिंग से वैल्यू हम लोग इंक्लूड करेंगे अप टू 2 तक। केस 2 में क्या है, 1 से 4 दे रखा है लेकिन स्टेप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करना है, और इंडेक्स 1 2 3 पे जो भी वैल्यू आएगी, 1 2 3 पे वैल्यू जो होगा वो वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ये इंडेक्स हम लोग बेसिकली फिर से लिख दे रहे हैं। ऐसे ही अगर हम केस 3 की बात करें तो 0 से 5 तक पहुंचना है, लेकिन 2 2 के स्टेप में यानी गैप। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम 0 को कंसीडर कर रहे हैं, 0 के बाद 2 को कंसीडर कर रहे हैं, फिर 4 को। तो इसलिए आउटपुट आ रहा है PTO, यानी 0 2 और 4th पोजीशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस 4 की, तो केस 4 में निगेटिव डायरेक्शन की बात है, और जब निगेटिव डायरेक्शन को यहाँ पर हम लिखते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में जो इंडेक्स है वो -1, -2, -3, -4, -5 और -6। -5 से अगर हम -1 की तरफ जा रहे हैं,
क्योंकि हमारा स्टेप जो है वो नहीं दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप जो है वो +1 होगा। तो यहाँ हमें मूव करना है -5 से -1 तक। जब हम -5 से -1 की तरफ मूव करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि -5 इंक्लूड होगा, -4 इंक्लूड होगा, -3, -2, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए आउटपुट आ गया YTHO। अगर हम केस 5 की बात करें, तो केस 5 में बेसिकली क्या है, -1 से -4 लिखा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू -1 है, एंडिंग वैल्यू -4 है। लेकिन यहाँ पर स्टेप क्या दिया हुआ है, तो स्टेप ब्लैंक है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 1। तो जब डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, डायरेक्शन निगेटिव की तरफ है, तो -1 से -4 तो हम मूव ही नहीं कर सकते। तो इस केस में ब्लैंक स्ट्रिंग आ रहा है, सब स्ट्रिंग। अगर हम केस 6 की बात करें, तो इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, लेकिन एंडिंग वैल्यू दे रखा है -5, और जो केस है वो माइनस, मतलब जो एंडिंग इंडेक्स है वो है -1। इसका मतलब हमें निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, और जब निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, स्टॉप वैल्यू हमारा 5 दे रखा है, इट मींस स्टार्ट कहीं इधर से होगा, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जो होगा इस केस में -1। तो -1 से लेकर के -4 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर -1 दिया हुआ है। तो यानी -1 से -4, NOH और T, तो NOHT यहाँ आउटपुट आया। अब केस 7 में भी वही है कि इसमें स्टेप नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होगा वो स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। तो हमें +1 वाली डायरेक्शन में मूव करनी है। +1 वाली डायरेक्शन में मूव करने के लिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रखा है, और एंडिंग इंडेक्स है -5। मतलब हमें स्टार्टिंग इंडेक्स जो यहाँ पर मानना होगा वो -6 लेना होगा, इसलिए कि सबसे स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगी, डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर -6 पे P है, तो P आउटपुट में आ गया, लेकिन -5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो मतलब P के बाद कोई भी यहाँ पर सब स्ट्रिंग आउटपुट में नहीं आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन जो भी कंसेप्ट मैंने बताए, ये सारा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो बिल्कुल भी गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि स्ट्रिंग की जो टाइप होती है वो इम्यूटेबल होती है, लेकिन उसके लिए हमें ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि म्यूटेबल या इम्यूटेबल क्या होता है। तो उसके लिए हम एक बार टर्म पढ़ लेते हैं, हालांकि हमने ऑलरेडी डेटा टाइप में ये कंसेप्ट को कर रखा है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू आफ्टर क्रिएशन चेंज हो सके। If the value of an object can be changed after it is created, it is called mutable object। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज क्रिएटेड, मतलब जब वैल्यू जब क्रिएट हो जा रही है, तो क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो, तो उसे हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी होती है वो इम्यूटेबल होती है, चाहे वो आपका स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि इंटीजर हो, फ्लोट हो। स्ट्रिंग की बात अगर आई तो स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, टपल भी इम्यूटेबल है। तो बेसिकली ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का एग्जाम्पल है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। अब हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है अगर,
कैसे इम्यूटेबल है, एक बार हम लोग उसकी डिटेल देखेंगे। अ स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। अगर इम्यूटेबल की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग के जो कंटेंट हैं वो स्ट्रिंग के कंटेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। मतलब जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम लोग आफ्टर क्रिएशन अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो एरर जनरेट होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब इस केस में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो सेम एग्जाम्पल है str1 इक्वल टू पाइथन। इसमें इंडेक्स की वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा str1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 1 इंडेक्स पे जो भी लेटर होगा वो एक्सेस होगा। यानी कि str1 जो है उस पे उसके 1 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली y है। और स्मॉल में y दे रखा है स्ट्रिंग में, इक्वल टू अगर हम इसको कैपिटल Y करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है और लिखा हुआ आ रहा है ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल stdin लाइन 1 इन मॉड्यूल और टाइप एरर। बेसिकली इतना हमें नहीं समझना होता है, सिंपल यहाँ लिखा हुआ है टाइप एरर। टाइप एरर str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एन आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो वैल्यू फेच करके और नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में अलाउड नहीं है, इसीलिए टाइप एरर जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब भी आप स्ट्रिंग को अगर कंसेप्ट के साथ वैल्यू अपडेट करना चाहोगे स्ट्रिंग फेच करके तो यहाँ पर एक टाइप एरर जनरेट होगा। और टाइप एरर इसलिए जनरेट होता है क्योंकि स्ट्रिंग का जो टाइप है वो है इम्यूटेबल। नेक्स्ट है ट्रावर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर फॉर लूप का कंसेप्ट यूज होगा या व्हाइल लूप का कंसेप्ट होगा। जब कभी भी हम किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके हर एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करना होता है। हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करेंगे। मतलब एक्सेसिंग ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम फर्स्ट। मतलब फर्स्ट पोजीशन से लेकर के और लास्ट तक स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना ट्रावर्सल कहलाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला तरीका है यूजिंग ओनली फॉर लूप। मतलब फॉर लूप का यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं। तो इस केस में क्या है, हमें एक स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा। और स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। और फॉर लूप में फॉर के साथ हमें एक वेरिएबल लिखना होता है इन और गिवन सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को फेच करेंगे। जब तक इसमें वैल्यू होगी तब तक प्रिंट होता रहेगा और जब वैल्यू नहीं बचेगा तो प्रिंट नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर एंड के साथ एक सिंगल कोटेशन मार्क लिखा हुआ है और बीच में स्पेस है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज होनी चाहिए। मतलब एंड जो होनी चाहिए वो एक स्पेस से एंड होनी चाहिए और लाइन चेंज हो जाए। तो बेसिकली इस तरीके से क्या है कि हम लोग एलिमेंट को एक एक करके ट्रावर्स कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम में सी ट्रावर्स होगा, उसके बाद ओ होगा, फिर एम होगा, ये ऐसे ऐसे करके आर तक ट्रावर्स होगा। उसके बाद जैसे ही आर पे आएगा तो इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कोई भी एलिमेंट बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन।
फॉर लूप में हमने पढ़ा था रेंज फंक्शन। तो एक तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली स्ट्रिंग को ही एक्सेस कर लिया। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग के लेंथ से हम लोग इसके रेंज फंक्शन में वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि रेंज फंक्शन का स्टार्टिंग वैल्यू ऐसे बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। सेम पहली वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सेम है। दूसरी वाली लाइन में फॉर सी एच इन, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कराया है, और यहाँ पर हम रेंज फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग की लेंथ पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली डायरेक्ट यहाँ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, और इस केस में जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब इस केस में स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 है, एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग एक लेन फंक्शन यूज कर रहे हैं। लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग की या किसी भी सीक्वेंस की लेंथ को एक्सेस करता है। तो यहाँ पर लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर। इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर टोटल 8 है। तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर फंक्शन है इसका वैल्यू हो गया 8। मतलब कि अब जो रेंज फंक्शन बन गया वो 08 बन गया। तो 08 बनने के बाद क्या है कि 0 से 7 तक चलेगा, 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके 7 तक। तो इस तरह से फॉर लूप काम कर रहा है। अब यहाँ पर हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यू प्रिंट होते जाएगी। फर्स्ट इंडेक्स जैसे ही फेच करेगा तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स पे वैल्यू सी है, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू ओ है। तो इस तरह से क्या है, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका है सिंपल फॉर लूप, दूसरा तरीका है फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन। और अगर डायरेक्टली हम लोग एक्सेस करेंगे किसी भी एलिमेंट को तो सिंपल फॉर लूप यूज करेंगे। अगर हमें उसके इंडेक्स से एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें रेंज फंक्शन लिखना होगा। और तीसरा तरीका है यूजिंग व्हाइल लूप। यूजिंग व्हाइल लूप में भी क्या है कि व्हाइल लूप में बेसिकली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग डिफाइन किया है। स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया है कि इंडेक्स स्टार्ट कर दिया i इक्वल टू 0। बेसिकली रेंज फंक्शन की तरह ही व्हाइल लूप यहाँ पर काम कर रहा है। 0 से ये कहां तक चलनी चाहिए, तो स्ट्रिंग के लेंथ माइनस 1 तक चलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, i लेस देन लेन str1, मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो ये कहां तक चलेगा, लेंथ के एक पहले तक। आउटपुट जो है 0 से लेकर के ये 8 है तो 7 तक चलेगा। क्योंकि 8 होगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस तरह से क्या है, यहाँ पर भी इंडेक्स एक्सेस हो रहा है। तो इंडेक्स एक्सेस होने का मतलब है कि हम लोग वैल्यू भी प्रिंट करा रहे हैं इंडेक्स की हेल्प से। अगर हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं तो एक लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि i प्लस इक्वल टू 1, मतलब i इक्वल टू i प्लस 1, यानी i की वैल्यू 1 से इंक्रीज भी करते जानी है। जो रेंज फंक्शन होता है उसमें बेसिकली ये चीज ऑटोमेटिक होती है, पहले 0 फिर 1 और ये लूप चलता रहता है अपने आप। लेकिन व्हाइल लूप में हमें क्या करना होता है, 1 बाय 1 करके वैल्यू इंक्रीज करनी होती है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बेसिकली ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग तीनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। वेरियस टाइप के स्ट्रिंग ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं। जैसे कि हम लोग कई बार मैथ में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग के साथ या किसी भी वैल्यू के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं और जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। और इसमें भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटर्स ही यूज होता है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये हम लोग जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, चूंकि स्ट्रिंग में ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए पहली बार है। और यही सेम कंसेप्ट जो है ये लिस्ट में भी यूज होगा,
टपल में भी यूज होगा और मोर और लेस डिक्शनरी में भी यूज होगा। तो सेम कंसेप्ट लगभग हर जगह यूज हो रहा है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना है ताकि अगले वाले में भी आपको दिक्कत ना हो। अगर आप एक टॉपिक में सारे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आगे भी हेल्प मिलेगी। अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है उसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ऑपरेशंस हैं वो कंकैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग, जिसमें से स्लाइसिंग ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम लोग कंकैटिनेशन, रिपीटेशन और मेंबरशिप की। अगर कंकैटिनेशन की बात करें तो कंकैटिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर देना। दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। जैसे प्लस साइन एडिशन के लिए यूज होता है वैसे ही स्ट्रिंग के साथ प्लस साइन कनकैटिनेशन के लिए यूज होता है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं और दो स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद हम इसमें कनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो पहली स्ट्रिंग यहाँ पर है str1 पाइथन, दूसरी स्ट्रिंग है str2 प्रोग्रामिंग और हमने ऐड किया है कनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके str1 प्लस str2। तो आउटपुट यहाँ आ रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग और ये भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं स्पेस नहीं है। और स्पेस क्यों नहीं है, तो ना हमने str1 के स्टेटमेंट में कहीं स्पेस दिया है, पाइथन के बाद स्पेस नहीं है और प्रोग्रामिंग से पहले भी स्पेस नहीं है। अगर दोनों में से किसी एक जगह भी स्पेस होता तो ये स्पेस जो है ये हमारे आउटपुट में भी शो होता। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कनकैटिनेशन में यूज करते हैं और अगर हमें स्पेस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट में स्पेस देना होगा। एक और चीज ध्यान में रखना है, जैसे एग्जांपल है str1 इक्वल टू 55 और str2 इक्वल टू 33। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो भले ही ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन हमने इसको क्या किया है, स्ट्रिंग के रूप में प्रेजेंट किया। तो इसकी अगर हम कंकैटिनेशन करेंगे इसका आउटपुट आएगा 5533। तो कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, जब स्ट्रिंग होगी तो नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ऐड हो जाएगा, एक के बाद दूसरी स्ट्रिंग आ जाएगी, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू ही क्यों ना हो। अगर स्ट्रिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आउटपुट भी स्ट्रिंग के रूप में ही होगा। और अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू दिखाया है तो सिंपली ऐड होगा। अगर ये सिंगल कोटेशन मार्क में नहीं होता तो इसका जो सम करके आता वो आता 88 सिंपल जैसे कि होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने स्ट्रिंग में बना दिया है तो स्ट्रिंग में दिखाने का मतलब है कि पहले पहली स्ट्रिंग आती है उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग आती है। तो इस कंसेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है रिपीटेशन। और रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हैं। रिपीटेशन ऑपरेटर जो है बेसिकली आस्ट्रिक साइन है, प्लस साइन एडिशन के लिए यूज होता है, कनकैटिनेशन के लिए यूज होता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन जो आस्ट्रिक साइन है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, इसके साथ साथ रिपीटेशन के लिए यूज होता है। अब ये रिपीटेशन ऑपरेटर बेसिकली काम कैसे करता है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है हेलो। हालांकि हेलो के बाद एक और स्पेस आपको दिख रहा होगा, मतलब हेलो के बाद हमने स्पेस लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग है, अगर इसको आप काउंट करोगे तो 5 के साथ एक और कैरेक्टर काउंट होगा यानी टोटल 6 कैरेक्टर। लेकिन अगर हम स्पेस नहीं लिखते
तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर ही काउंट होता। अब रिपीट जब हमें करना है तो सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू है str1, और इसको हमें क्या करना है, जितनी बार रिपीट करनी है आस्ट्रिक साइन के बाद उतना नंबर लिख देना है। 3 लिख दिया तो मतलब स्ट्रिंग जो है वो 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। 4 लिख दिया तो 4 टाइम रिपीट हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है 5 टाइम का तो 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखो, हर एक हेलो के बाद एक स्पेस आ रहा है, और उसका रीजन है कि हेलो के बाद ऑलरेडी हमने एक स्पेस दे रखा है स्ट्रिंग डिफाइन करने में। तो ये बेसिकली आउटपुट में भी इसीलिए हेलो के बीच में स्पेस को शो कर रहा है। ये रिपीटेशन ऑपरेटर था। अब अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट एक और हमारे पास ऑपरेशन है मेंबरशिप। और मेंबरशिप में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पढ़ा है इन और नॉट इन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली जो करता है, मेंबरशिप क्या है, मेंबरशिप इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ और सबस्ट्रिंग इज प्रेजेंट और नॉट। कहने का मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और उस स्ट्रिंग में हमें चेक करना है कि सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इन होगा तो इन के केस में प्रेजेंट रहने पे आएगा ट्रू, प्रेजेंट नहीं रहने पे रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर नॉट इन की बात की जाए तो नॉट इन के केस में क्या होता है, प्रेजेंट नहीं रहने पे ट्रू आएगा, लेकिन प्रेजेंट रहने पे आएगा यहाँ पर फॉल्स। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर को चेक करते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको स्पेस का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सब स्ट्रिंग में स्पेस दिया गया हो तो इस स्पेस को भी हमें मैच करना है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है str प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रोग इन str1। अब हम ध्यान से देखते हैं तो एक और चीज हमें ध्यान में रखना है कि कैपिटल और स्मॉल में भी फर्क होता है। जैसे यहाँ पर प्रोग्रामिंग में कैपिटल P है, ROG, ये सब कुछ आ रहा है प्रोग्रामिंग में, यानी कि str1 में, तो इसका आउटपुट ट्रू हो गया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें MING स्पेस IN, तो ये भी स्ट्रिंग जो है MING स्पेस IN, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मतलब क्या है कि ये भी आपका ट्रू हो गया, क्योंकि इन ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या चेक करना है, PYTH, और PYTH के बाद स्पेस है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रिंग में PYTH के बाद स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मैच नहीं किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो PYTH के बाद स्पेस लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है, नॉट इन। तो नॉट इन के केस में ट्रू कब आता है, जब रिजल्ट, जब सब स्ट्रिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता हो तो रिजल्ट ट्रू आता है। तो इस केस में हमारा रिजल्ट ट्रू आया है। तो बेसिकली इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि हमें स्ट्रिंग में पढ़ने थे। जैसे अगर हम बात करें तो हमने स्ट्रिंग का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग पढ़ी है कि कैसे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग पढ़ी है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, उसके बाद ट्रवर्सिंग पढ़ा है, स्ट्रिंग ऑपरेशन में मेंबरशिप, कनकैटिनेशन और रिपीटेशन पढ़े हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। अब बात आती है स्ट्रिंग फंक्शन की।
बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन या स्ट्रिंग मेथड हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्ट्रिंग मेथड या स्ट्रिंग फंक्शन की, या कोई भी मेथड या फंक्शन, बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एज इट इज पाइथन में डिफाइन किया हुआ हो, और सिंपली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके, और कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। पाइथन जो है इस मामले में काफी रिच है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। मतलब फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइन किया हुआ है और उसका हम लोग एज इट इज यूज करते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ होता है, तो हमारा काम क्या होता है कि हमें उस प्रोग्राम में फंक्शन खुद से क्रिएट करना। तो फंक्शन जो हम खुद से क्रिएट करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना होता। लेकिन जो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन जो कि पहले से बने हुए हैं, इसको हमें यूज करने के लिए बहुत लंबा कुछ नहीं लिखना होता है। हम लोग इसको एज इट इज अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन का यही फायदा है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो होता है वो प्रोग्राम में कम होता है, और हम लोग कम स्टेटमेंट लिख करके ज्यादा से ज्यादा वर्क करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें बिल्ट इन फंक्शन या मेथड की जरूरत होती है। तो अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, तो स्ट्रिंग में भी काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में यहाँ पर हर एक जो एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है। तो स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए अब तक हमें आ गया होगा कि हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का यूज करके स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेंगे। तो ये चीज समझने पे हम बार बार फोकस नहीं करेंगे, बेसिकली हम लोग जो समझेंगे वो हर एक फंक्शन की वर्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का यूज क्या होता है कि ये गिवन स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करता है। लेंथ कैसे फाइंड फाइंड करेगा, तो जो गिवन स्ट्रिंग होगा उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करके वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। और ये चीज ध्यान में रहे कि जितने भी फंक्शन है, हर एक फंक्शन के आगे पेरेंथेसिस लिखा होता है। बिना पेरेंथेसिस के फंक्शन नहीं बनता। तो उस कई बार क्या होता है कि फंक्शन बनाने के टाइम में हमें ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में कुछ वैल्यू भी देनी होती है, आर्गुमेंट भी पास करना होता है, और कई बार बिना आर्गुमेंट पास किए हुए रिजल्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो लेन फंक्शन एक स्ट्रिंग डिफाइन किया गया है हेलो वर्ल्ड, और लेन फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, str1 की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर जब काउंट करेंगे, तो हेलो में हमारे पास क्या है, टोटल 5 कैरेक्टर हेलो में है, 5 कैरेक्टर वर्ल्ड में है। अब एक कैरेक्टर हेलो वर्ल्ड के बीच में जो स्पेस है उसका है, और एक यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन है, तो एक कैरेक्टर इसका भी हो गया। मतलब क्या है कि जो भी कैरेक्टर हमें दिखे इंक्लूडिंग स्पेस, हमें हर कैरेक्टर को काउंट करना है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो इस केस में हम लोग जब लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 12। तो बेसिकली लेन फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है कि जो भी स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग के एलिमेंट को काउंट करेगा इंक्लूडिंग स्पेस। अब स्ट्रिंग का नेक्स्ट फंक्शन है कैपिटलाइज। जो कैपिटलाइज फंक्शन है उसका बेसिक वर्किंग क्या होता है, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग
टू कैपिटल यानी अपर केस लेटर एंड रेस्ट इन लोअर केस। कहने का मतलब क्या है कि कैपिटलाइज एक ऐसा फंक्शन है जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एज इट इज रहने देता है, सिर्फ पहला कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में रिटर्न करता है। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो str में डिफाइन किया गया है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 11th, जिसमें प्रोग्रामिंग का जो लेटर है वो कैपिटल लिख दिया गया है। तो हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करती है हमेशा, जो डिफाइन किया गया है कि कौन सा फंक्शन किस काम का है। तो अगर हम बात करते हैं कैपिटलाइज की, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, str1 डॉट कैपिटलाइज, मतलब स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन किया और डॉट कैपिटलाइज मेथड जब हम लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो गिवन स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे, चाहे पहले से ही कैपिटल क्यों ना लिखा हो, सबको स्मॉल में रिटर्न करेगा। तो बेसिकली इस तरह से कैपिटलाइज जो वर्ड है वो काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है टाइटल। और टाइटल बेसिकली क्या करता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर अपर केस में रिटर्न करेगा और अदर जितने भी लेटर हैं वो लोअर केस में होंगे। कैपिटलाइज में क्या है कि पूरे स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन टाइटल केस क्या है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 11th, जिसमें कि बीच बीच में कुछ लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर हम टाइटल वर्ड का यूज करते हैं, टाइटल फंक्शन का यूज करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कर रहा है। जैसे पाइथन का पी कैपिटल है, प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल है, फोर में एफ कैपिटल है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये कैपिटल नहीं हो सकता। तो बेसिकली पाइथन में जो टाइटल फंक्शन है वो बेसिकली यही कर रहा है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा। नेक्स्ट फंक्शन है लोअर। लोअर जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, गिवन स्ट्रिंग में से सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। हम कैपिटल में लिखे इनपुट या आउटपुट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आउटपुट जो होगा वो इंटायर कैरेक्टर जो होगा लोअर केस में होगा। अगर हम अपर की बात करते हैं तो अपर केस में क्या होता है, यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 11th लिखा हुआ है और जब हम इसको अपर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो अपर फंक्शन अपर केस में सारे कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिया। सेम लोअर जिस तरह से कन्वर्ट कर रहा है सबको लोअर केस में, अपर फंक्शन अपर केस में वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट बेसिकली क्या करता है, किसी दिए गए सब स्ट्रिंग को काउंट करता है कि कितनी बार गिवन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं काउंट फंक्शन। यहाँ पर str1 नाम का एक स्ट्रिंग डिफाइन किया गया है और str डॉट काउंट हमने लिखा है। str डॉट काउंट और कौन से वैल्यू को हमें काउंट करनी है वो काउंट के ब्रैकेट में है। अब इस केस में क्या है कि p को हमें काउंट करना है, तो गिवन स्ट्रिंग में p कितनी बार आ रहा है वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा आउटपुट के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में pyth लिखा हुआ है, तो कंप्लीट सीक्वेंस हमें काउंट करने हैं। pyth कितनी बार एज इट इज आ रहा है तो वो हमें काउंट करने हैं। pyth वन टाइम आ रहा है तो ये वन होगा। अगर यहीं पर मान लो pyth के बाद स्पेस डाल दे, pyth और स्पेस हो, एक स्पेस यहाँ पर दिया हुआ हो, फिर उसके बाद हमें अगर काउंट लिखना हो
तो क्या PYTH के बाद स्पेस है? स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि PYTH के बाद जो स्पेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर काउंट फंक्शन कोई भी वैल्यू को काउंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी जो मतलब टिपिकल कंसेप्ट है, इसको ही घुमा करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है पेपर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है वो यहीं से गलत होने का चांस होता है। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि किसी भी गिवन स्ट्रिंग के अंदर किसी पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करता है। और अगर सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करेगा तो उस केस में जनरली क्या होता है कि दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो एग्जिस्ट करता है या तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में क्या होता है, इंडेक्स रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट फाउंड का केस है, तो आउटपुट यहाँ पर 1 आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर 11th। इस केस में बेसिकली क्या है, हम लोग फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं और फाइंड फंक्शन का यूज करके आर लिख रहे हैं, मतलब हमें आर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आर कितनी बार है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें आर जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो शायद आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि 3 टाइम्स अगर है तो 8 इंडेक्स क्यों यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर 1 टाइम कोई भी अकर कर रहा है सब स्ट्रिंग, तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स अकर होता है तो हमेशा फर्स्ट अकरेंस जो है उसका इंडेक्स रिटर्न होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी इंडेक्स जो आर की है, एक इंडेक्स है, यहाँ पर 6 कैरेक्टर है, 7 8 9, यानी इंडेक्स जो होगा वो 8 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट आर जो है ये 8th इंडेक्स पे है, सेकेंड आर 11th इंडेक्स पे है, ऐसे ही थर्ड आर इससे भी आगे है। तो फर्स्ट अकरेंस वाला क्या हो गया 8, तो इसका आउटपुट आ गया 8। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यू की, तो यू यहाँ पे अकर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो उस केस में आउटपुट आएगा -1। और अगर सब स्ट्रिंग मिलता है तो हमेशा फर्स्ट अकरेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर 1 टाइम होगा तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अगर मल्टीपल टाइम होगा तो हमेशा फर्स्ट अकरेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है कि सेम फाइंड की तरह ही काम करता है, सिर्फ फर्क क्या होगा कि फाइंड फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फाइंड फंक्शन यूज करने में अगर मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं मतलब अकर हो रहा है तो फर्स्ट अकरेंस की वैल्यू रिटर्न हो रही है। और अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है -1। लेकिन इंडेक्स के केस में क्या है, फाइंड में तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि है या नहीं है, लेकिन इंडेक्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडेक्स रिटर्न करवाने की बात की जा रही है। तो इस केस में क्या है कि अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है मतलब वैल्यू अकर कर रहा है, तो सेम यहाँ पर जैसे फाइंड की वैल्यू में 8 आ रहा है वैसे ही इंडेक्स वैल्यू में भी 8 आ रहा है। लेकिन हम अगर यू को सर्च करें तो यू अगर नहीं हो रहा है तो फाइंड के केस में रिजल्ट -1 आया। लेकिन इंडेक्स के केस में क्या है, वैल्यू एरर आ रहा है। तो मतलब क्या है कि इंडेक्स में अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो एरर जनरेट होगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो फर्स्ट अकरेंस की वैल्यू रिटर्न होगी।
तो बेसिकली इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। हमने अभी 8 फंक्शन पढ़े हैं, अभी हमें कुछ और भी फंक्शन पढ़ने हैं जो कि स्ट्रिंग में प्री डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है इज अल नम। इज अल नम का मतलब होता है इज अल्फा न्यूमेरिक। और ये मेथड बेसिकली क्या करता है, किसी भी नंबर को या अल्फाबेट को चेक करेगा। तो जो भी नंबर या अल्फाबेट है बेसिकली गिवन स्ट्रिंग में ये चेक करता है कि अगर अल्फा न्यूमेरिक है, चाहे वो अल्फाबेट या फिर नंबर हो, मतलब अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट को भी हम चेक करते हैं और नंबर को भी चेक करते हैं। तो अगर अल्फा न्यूमेरिक होता है तो अल्फा न्यूमेरिक के केस में हमें दोनों ध्यान में रखना होता है, अल्फाबेट का और नंबर का भी। अगर अल्फाबेट और नंबर ही सिर्फ है पर्टिकुलर स्ट्रिंग में तो वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू। और अल्फाबेट नंबर के अलावा अगर कोई स्पेस हो गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया तो उस केस में वैल्यू जो होगी वो होगी फॉल्स। अल्फा न्यूमेरिक के केस में हम लोग अल्फाबेट चेक करते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू चेक करते हैं। ये इस वाले फंक्शन जितने भी आप देख रहे होगे इसमें सारी वैल्यू जो है सबका ही रिजल्ट आइदर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। क्योंकि इस वाले फंक्शन में बेसिकली हम लोग अकरेंस चेक करते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस में क्या है कि बेसिकली हम लोग प्रेजेंट चेक करते हैं, अगर प्रेजेंट है तो वैल्यू ट्रू आती है और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यू फॉल्स आती है। अल्फा न्यूमेरिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया गया है एग्जाम्पल में हेलो वर्ल्ड। तो इस केस में अगर हम चेक करते हैं str डॉट इज अलनम, तो इससे क्या होगा, इज अलनम मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक है यानी इसके अंदर अल्फाबेट ही है सिर्फ, तो अल्फाबेट वाला कंसीडर कर रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू इसकी ट्रू आ गई। जो अगली स्ट्रिंग है उसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड 2। इस केस में भी अगर हम लोग लिखें str डॉट इज अलनम तो यहाँ से अल्फाबेट में भी वैलिड होगा और न्यूमेरिक में भी वैलिड होगा, क्योंकि वैल्यू क्या है यहाँ पर, फंक्शन जो है वो इज अलनम है। तो इस केस में भी रिटर्न क्या होगा, ट्रू। मतलब इज अलनम दोनों ही केस में वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है, चाहे वो अल्फाबेट हो या फिर न्यूमेरिक हो या मिक्स हो। इज अल्फा नेक्स्ट फंक्शन है इज अल्फा। इज अल्फा के केस में क्या होगा कि हमें ट्रू कब मिलेगा, जब सारे ही कैरेक्टर स्ट्रिंग में अल्फाबेट होने चाहिए। अगर अल्फाबेट के अलावा कुछ होता है तो वैल्यू फॉल्स आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पर दिया हुआ है पाइथन। पाइथन डॉट इज अल्फा मतलब पाइथन में चेक कर रहा है कि इज अल्फाबेट, तो अल्फाबेट है तो वैल्यू इसकी ट्रू आ रही है। लेकिन नेक्स्ट में क्या है, पाइथन स्पेस 1 2 3, तो यहाँ पर अगर चेक करेगा इज अल्फा तो आउटपुट फॉल्स आएगी। और उसका रीजन क्या है कि अल्फाबेट तो है लेकिन अल्फाबेट के साथ स्पेस भी है और न्यूमेरिक भी है, जो कि नहीं होना चाहिए है, इसलिए वैल्यू फॉल्स आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट केस में क्या है, इस डिजिट। इस डिजिट के केस में क्या है कि अगर सारे कैरेक्टर डिजिट होंगे तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। अगर एग्जांपल को देखें तो पहली स्ट्रिंग है 1 2 3 4। 1 2 3 4 में चेक अगर हम करेंगे इस डिजिट, तो चूंकि 1 2 3 4 सारे ही डिजिट हैं तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स आएगी। अगर यहाँ पर इस डिजिट के अलावा कुछ भी होता तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
1 2 3 स्पेस 5 6 7 और इसमें चेक करना है इस डिजिट। तो यहाँ पर डिजिट तो है लेकिन बीच में एक स्पेस भी है। इसका मतलब क्या है कि सारे कैरेक्टर डिजिट नहीं है। तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स। तो इस तरीके से इस डिजिट जो है वो रिटर्न तभी ट्रू रिटर्न करता है जब सारे ही कैरेक्टर डिजिट होंगे स्ट्रिंग में। अदरवाइज अगर डिजिट के अलावा कुछ भी होता है तो फॉल्स रिटर्न होगा। इज स्पेस, इज स्पेस फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में ये चेक करता है कि स्पेस है या नहीं है। अगर सिर्फ स्पेस होंगे, वाइट स्पेस कैरेक्टर होंगे, तब वैल्यू ट्रू आएगा। अगर स्ट्रिंग की कोई वैल्यू आ जाए तो वैल्यू फॉल्स आएगा। अब इस केस में क्या है, str और उसके बाद स्लैश n दिया हुआ है, स्लैश t दिया हुआ है। तो स्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब होता है टैब। तो ये सारे क्या है, बेसिकली व्हाइट स्पेस है, यानी कि स्पेस है। तो अगर str1 डॉट इज स्पेस यहाँ पर हम लोग करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू, क्योंकि न्यू लाइन और टैब दोनों ही क्या है, बेसिकली स्पेस है। लेकिन अगर हम डिफाइन करें हेलो और स्लैश एन, तो इस केस में क्या है, स्लैश एन तो स्पेस है लेकिन हेलो स्पेस नहीं है, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर इज स्पेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू फॉल्स आ गई क्योंकि स्पेस के अलावा भी जो है वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट फंक्शन है इज लोअर और इज अपर। इज लोअर में क्या होता है कि चाहे कोई भी कैरेक्टर हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अल्फाबेट जितने भी होने चाहिए, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 हुआ या कोई सिंबल हुआ, उसमें स्मॉल और कैपिटल का फर्क नहीं होता है। जो मेन फर्क होता है वो बेसिकली किसमें होता है, तो अल्फाबेट में। अब अल्फाबेट को जब हम कंसीडर करेंगे तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, इज लोअर और इज अपर। इज लोअर रिटर्न वैल्यू ट्रू कब करेगा, तो जब सारे ही लेटर लोअर केस में हो, और इज अपर ट्रू रिटर्न तब करेगा जब सारे ही कैरेक्टर अपर केस में हो। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, str1 में एग्जांपल लिया हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली हम ध्यान से अगर देखें तो हेलो वर्ल्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो सब स्मॉल हैं। तो इज लोअर वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रही है। ऐसे ही str1 में हेलो 1 2 3 4 है, इसमें भी सारे लेटर जो हैं वो स्मॉल लेटर हैं, तो यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट में हेलो है, हालांकि सिंबल और भी है लेकिन जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर में है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही ध्यान से अगर इसमें देखो तो हेलो वर्ल्ड भी कैपिटल में है, हेलो 1 2 3 4 में भी हेलो कैपिटल में है, और हेलो भी कैपिटल में है। मतलब सारे ही कंडीशन में अपर केस में है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर भी ट्रू आ रही है। तो बेसिकली ये बिल्ट इन फंक्शन जो है वो अपर केस और लोअर केस लेटर को चेक कर रहा है। इज लोअर लोअर केस लेटर को चेक करेगा, अगर सारे लोअर में है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर अपर केस इज अपर फंक्शन है और अपर केस इज अपर फंक्शन में सारे ही वैल्यू अगर अपर केस में हो, सारे लेटर, तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगी। अब यहाँ पर एक हमारा फंक्शन है स्ट्रिप और एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि स्ट्रिप क्या होता है। स्ट्रिप एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करता है, व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। अभी भी हम लोग कोई स्ट्रिंग को लिखते हैं तो स्ट्रिंग लिखने टाइम में कई बार क्या होता है कि हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो वैल्यू लिखने के टाइम में कई बार स्पेस हमारा रह जाता है।
तो स्पेस जब रह जाए तो उस केस में क्या होता है कि हमें उस स्पेस को रिमूव करने की जरूरत होती है। और स्पेस को हम लोग जब रिमूव करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आगे पीछे दोनों साइड स्पेस हो। तो आगे पीछे दोनों साइड जब स्पेस होता है तो उस केस में स्ट्रिप फंक्शन काम करता है। एल स्ट्रिप फंक्शन जो है, एल यानी यहाँ पर लेफ्ट है, तो एल स्ट्रिप फंक्शन सिर्फ लेफ्ट साइड की वैल्यू में से व्हाइट स्पेस रिमूव करेगा और आर स्ट्रिप फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में से राइट साइड की वैल्यू को ही सिर्फ मतलब राइट स्पेस को ही रिमूव करेगा। तो बेसिकली इस तरह से आपका स्ट्रिप फंक्शन काम करता है। अब अगर हम एग्जांपल देखें, पहले एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप देखते हैं, फिर स्ट्रिप को देखेंगे। एल स्ट्रिप में क्या है कि एक स्ट्रिंग डिफाइन किया गया है जिसमें हेलो वर्ल्ड है और हेलो वर्ल्ड के स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में स्पेस है। तो एल स्ट्रिप फंक्शन क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड के स्टार्टिंग में से स्पेस को हटा दे रहा है और लास्ट स्पेस एज इट इज है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर स्ट्रिप की, तो वही सेम फंक्शन है। आर स्ट्रिप में भी एक हमने एग्जांपल लिया है हेलो वर्ल्ड और आगे और पीछे दोनों साइड स्पेस है। अगर आर स्ट्रिप फंक्शन का हम यूज करते हैं तो आर स्ट्रिप फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, राइट साइड की वैल्यू में से जो यहाँ पर स्पेस है उसको रिमूव कर रहा है और लेफ्ट साइड की वैल्यू एज इट इज रह रही है, लेफ्ट का स्पेस। तो कहने का मतलब एल स्ट्रिप का कंसर्न जो है वो लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करने से है। आर स्ट्रिप का कंसर्न जो है वो राइट साइड के स्पेस रिमूव करने से है। लेकिन जो स्ट्रिप फंक्शन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आप ध्यान से अगर देखो तो सेम यहाँ पर स्ट्रिंग ले रखा है, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों साइड की जो स्पेस है वो रिमूव हो चुकी है। तो बेसिकली स्ट्रिप फंक्शन जो है वो व्हाइट स्पेस रिमूव करने के लिए काम आता है। स्ट्रिप दोनों साइड से रिमूव करता है, एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से व्हाइट स्पेस रिमूव करते हैं और आर स्ट्रिप राइट साइड की व्हाइट स्पेस को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है कि कोई आपकी सब स्ट्रिंग दी गई हो और उस स्ट्रिंग में से हम लोग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग के बदले किसी अनदर स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे अगर हम रिप्लेस फंक्शन का यूज करें तो रिप्लेस फंक्शन में दो आर्गुमेंट होता है। एक तो वो सब स्ट्रिंग जिसको हमें रिप्लेस करना है और एक जो है दूसरी सब स्ट्रिंग मतलब जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, मतलब जो वैल्यू हमें मिलेगी न्यू वैल्यू उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, str इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। एक हमारे पास क्या है, str इक्वल टू हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग है। इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो ओ है उसको स्टार से रिप्लेस करना चाहते हैं। कहने का मतलब कि इसमें ओ जो है वो ओल्ड स्ट्रिंग हो गया और स्टार हमारा न्यू स्ट्रिंग हो गया। तो इसके लिए जब हम लोग रिप्लेस फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ओ के बदले स्टार यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, मतलब ओ रिमूव होकर के स्टार ऐड हो रहा है। तो इस तरह से आपका रिप्लेस फंक्शन काम करता है। अगर किसी स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को हमें रिमूव करना है और उसकी जगह पे कोई नई वैल्यू को देनी है तो रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट में स्प्लिट कर देता है। मल्टीपल पार्ट में कैसे स्प्लिट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि
पार्टीशन की जब भी बात आएगी तो पार्टीशन में क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग को 3 पार्ट में स्प्लिट करेगा। 3 पार्ट में स्प्लिट कैसे करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन के ब्रैकेट में एक स्पेसिफायर देते हैं कि हमें कौन से कीवर्ड से हमें सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, और हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा जो पार्टीशन होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करता है, एक पार्ट तो वो रहता है जिसके आधार पे आप पार्टीशन कर रहे हो, और उस पार्टीशन के लेफ्ट का एलिमेंट अलग, राइट का एलिमेंट अलग, और जिस आधार पे पार्टीशन कर रहे हैं वो बीच में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री है, और जब हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं तो इंडिया अलग है, इज अलग है, और अ ग्रेट कंट्री अलग है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहां पर पार्टीशन करने के लिए जो हम वर्ड डालें वो वर्ड प्रेजेंट ही ना हो, तो उस केस में भी क्या होता है, 3 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है, और जो पहली स्ट्रिंग होगी मतलब फर्स्ट पार्ट होगा वो कंप्लीट स्ट्रिंग होगी, और बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो ब्लैंक होंगे। कहने का मतलब जो पार्टीशन है वो एग्जैक्टली 3 पार्ट में डिवाइड करता ही करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर एग्जिस्ट करेगा कि किस बेस पे हम पार्टीशन कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग वाला पार्ट जो है वो बीच में होगा, और वहां से लेफ्ट पार्ट अलग, राइट पार्ट अलग, 3 पार्ट बनेगा। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है वो पार्टिकुलर वर्ड, तो क्या होगा, कंप्लीट स्ट्रिंग फर्स्ट पार्टीशन होगा, और अगला 2 जो है वो ब्लैंक स्ट्रिंग होगा। तो इस तरह से पार्टीशन फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है सब स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि हम लोग जो भी डेलिमीटर डिफाइन करेंगे उसके आधार पे क्या करेगा, जो पार्टिकुलर वर्ड है उसका सेपरेशन हो जाएगा। तो इस केस में जरूरी नहीं है कि जो डेलिमीटर हो वो हमेशा स्पेस ही हो, डेलिमीटर कोई वर्ड भी हो सकता है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जो स्प्लिट फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, लिस्ट ऑफ वर्ड को अलग अलग करता है, मतलब लिस्ट के फॉर्म में जनरेट करता है वैल्यू। और इसमें क्या होता है, लिस्ट के फॉर्म में जब वैल्यू जनरेट करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि हम लोग अगर कोई भी डेलिमीटर नहीं डिफाइन करते हैं तो जितना स्पेस होगा उतना अलग अलग बन जाएगा पार्टीशन। इसमें पार्टीशन में एग्जैक्टली 3 पार्ट बनता था, स्प्लिट में क्या है, जितने वर्ड होंगे उतना पार्टीशन बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है str1, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। हमने स्प्लिट फंक्शन अप्लाई किया, और स्प्लिट फंक्शन में क्या है, कोई भी डेलिमीटर यूज नहीं किया है। तो जब हमने डेलिमीटर यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो स्पेस है स्पेस से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं और ये लिस्ट के फॉर्म में है। पार्टीशन में क्या है कि जो ये डिवाइड होता है वर्ड, ये बेसिकली टपल के फॉर्म में है। टपल को हम इस तरह से पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग में जो है मतलब स्प्लिट में लिस्ट के फॉर्म में डिवाइड होता है। तो ये सारी चीज ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड भी काफी डीपली कई बार एग्जाम में आता है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन गलत होगी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा।
अगर याद नहीं रहेगा तो आप कंसेप्ट को गलत कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा यहाँ दिया हुआ है, सेम एग्जांपल है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। और इस बार हमने क्या किया है, स्प्लिट किया है कहाँ से, तो ए से। ध्यान रहे कि जो हम स्प्लिट करते हैं वो हमारे पास आउटपुट में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने के बाद बेसिकली क्या है, ए से हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो जहां जहां ए होगा वहां से पार्ट बन जाएगा। मतलब इंडिया, तो आई एंड डी आई, और ए तो स्प्लिट हो गया, अगला पार्टीशन इज बन गया क्योंकि ए से तो स्प्लिट हो गया। फिर यहाँ पर ग्रेट में भी ए है, तो ये स्प्लिट होकर के तीसरा पार्ट बन गया, और ए के बाद टी और कंट्री, ये यहाँ पर चौथा पार्ट बन गया। तो इस तरह से क्या है, जब हम लोग कोई भी डेलिमीटर डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या है, जितने वर्ड्स होते हैं उतने पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। और अगर डेलिमीटर डिफाइन किया गया है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से ही ब्रेक होता है। फिर डिपेंड करता है कि कितना कैरेक्टर प्रेजेंट है, उससे एक ज्यादा पार्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि इस स्ट्रिंग में ए फोर 3 टाइम्स आ रहा है, इंडिया में ए है और ग्रेट में ए है, तो 3 पार्ट यहाँ पर 3 बार ए आया, तो मतलब इसकी पार्टीशन जो है वो 4 बार हो गई। क्रॉस चेक करने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए ये चीज कि पार्टीशन में 3 पार्ट होता है, स्प्लिट में क्या है, अगर डेलिमीटर दे तो जितनी बार वो डेलिमीटर अकर करेगा उससे +1 हमें कर देना है। ए 3 टाइम है तो ए +1 यानी 3 टाइम 1 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर हमने डेलिमीटर डिफाइन नहीं किया है तो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उस स्ट्रिंग में उतना पार्ट यहाँ पर पार्टीशन करने के बाद आएगा स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से। तो बेसिकली ये स्प्लिट फंक्शन की वर्किंग थी। अब कुछ फंक्शन और भी बचे हैं जो हमें पढ़ना है। जैसे एक फंक्शन है स्टार्ट्स विथ और एक है एंड्स विथ। स्टार्ट विथ फंक्शन क्या काम करता है, स्टार्ट विथ फंक्शन बेसिकली जो काम करता है वो ये करता है कि गिवन स्ट्रिंग से, गिवन सब स्ट्रिंग से वैल्यू स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। और एंड्स विथ फंक्शन क्या काम करता है कि जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की एंडिंग पार्टिकुलर स्ट्रिंग से हो रही है या नहीं हो रही है। तो चूंकि इसमें भी यस और नो में ही चेंज होना है तो इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो भी ट्रू या फॉल्स में आएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने फंक्शन जो स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब यहाँ पर क्या है, प्रिंट फंक्शन का यूज किया हुआ है जिससे कि वैल्यू प्रिंट कर सके str.starts with। मतलब ये स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हो रहा है, pyt से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग में pyt स्टार्टिंग में है, pyt मतलब ये जो है ये ट्रू हो गया। स्टार्ट्स विथ pyth, तो pyt के साथ pyth भी है तो ये भी ट्रू हो गया। उसके बाद एंड्स विथ, एंड्स विथ में क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग का एंडिंग हम लोग देख रहे हैं तो एंड एजी से एंड हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है एजी से एंड, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। एंड्स विथ यूएजीई, यूएजीई से एंड हो रहा है क्या, तो ये भी बिल्कुल सही है, यूएजीई से एंड हो रहा है। अब यहाँ पर लास्ट जो है वो है स्टार्ट्स विथ PYTS। अगर आप चेक करोगे तो PYT तो स्टार्टिंग में है लेकिन PYTS तो नहीं है, यानी PYT के बाद S जो है वो स्टार्टिंग में नहीं है, तो मतलब ये क्या है, PYTS कंप्लीट नहीं है, तो ये यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा।
तो बेसिकली इस तरह से स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ काम करते हैं। स्टार्ट्स विथ में हम लोग ये चेक करते हैं कि जो गिवन सब स्ट्रिंग है उससे स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं, और एंड्स विथ में हम लोग एंडिंग चेक करते हैं और उसके आधार पे ट्रू फॉल्स का रिजल्ट आता है। तो एक और लास्ट फंक्शन रह गया, ज्वाइन। ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, returns a string in which the string elements of sequence have been joined by str separator. If few of members of the sequence are not a string, error is generated. जैसे इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमें क्या करना है कि कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स को ऐड करना है, str डॉट ज्वाइन और सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग दी गई है, दिए गए स्ट्रिंग के बीच बीच में हमें कुछ कैरेक्टर को ऐड कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने के टाइम में क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो है पाइथन, और पाइथन के बीच में यहाँ पर आ रहा है स्टार माइनस और स्टार। तो स्टार माइनस और स्टार जो है वो बीच बीच में यहाँ पर पाइथन में ज्वाइन हो जा रहा है। और ये ज्वाइन कैसे हो पा रहा है, तो ज्वाइन होने का रीजन क्या है कि जो ये वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और अगर कंप्लीट स्ट्रिंग है तो इसमें क्या है कि एक ही स्ट्रिंग है तो हर एक वैल्यू अपने आप में एक एक कैरेक्टर अलग हो रही है। तो बीच में वैल्यू यहाँ पर आ रहा है जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरे में क्या है कि हम लोग ज्वाइन में क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट डाल रहे हैं और वो लिस्ट की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, तो ये भी वैलिड है। इस केस में भी क्या हो रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो हर एक स्ट्रिंग के बीच में, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है लिस्ट में, उसके बीच में ये कैरेक्टर ऐड हो रहा है, तो ये भी वैलिड है। लेकिन हम लोग अगर तीसरे कंडीशन को देखें तो तीसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, स्टार माइनस स्टार, और इसमें हम लोग ज्वाइन जब कर रहे हैं तो दो डेटा तो हमारा स्ट्रिंग है, लेकिन तीसरा डेटा जो है वो कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर क्या, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि स्ट्रिंग ये नहीं है, जिस वजह से एरर जनरेट होगा। तो यही लिखा हुआ है ऊपर, str.join sequence return a string in which string elements of the sequence have been joined by str operator। मतलब जो गिवन सीक्वेंस है उसमें हम लोग जो वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो बीच बीच में सैंडविच मोड में आ रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर जो है सीक्वेंस का वो स्ट्रिंग नहीं है तो एरर जनरेट होगा। तो इस केस में जो ये स्ट्रिंग है इसका मेंबर स्ट्रिंग नहीं है, ये लिस्ट का मेंबर जो है वो न्यूमेरिक टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए यहाँ पर टाइप एरर जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से ज्वाइन फंक्शन काम करता है। तो हमने स्ट्रिंग में काफी सारे फंक्शन देखे, बिल्ट इन फंक्शन, और सबसे ज्यादा बिल्ट इन फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में ही है। और साथ ही अगर आपको स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बाकी का जो डेटा टाइप है वो आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग आपका फर्स्ट डेटा टाइप था जो कि बिल्कुल डिटेल में हमें पढ़ना था, और बाकी डेटा भी इससे मिलता जुलता है, चाहे रिपीटेशन का कंसेप्ट हो या फिर स्लाइसिंग का कंसेप्ट हो या कोई और भी कंसेप्ट हो। लगभग हर एक कंसेप्ट जो है वो मिलता जुलता है स्ट्रिंग से। तो इसीलिए अगर आप स्ट्रिंग को पेशेंस से समझ लेते हो तो बाकी डेटा टाइप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है, तभी जा करके आप इसके हर एक क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। नहीं तो अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
ठीक है? तो आज के लिए यहीं हम लोग स्टॉप करते हैं। वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, क्योंकि हमें एक टॉपिक को डिवाइड नहीं करना था अलग-अलग में। हमारी कोशिश ये थी कि एक टॉपिक की एक वीडियो मिल जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे और दूसरा टॉपिक हमारा जो होगा वो लिस्ट का होगा। कुछ कंसेप्ट इससे मिलते-जुलते होंगे, तो हम लोग उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।